गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का ड्रीम जियोग्राफी लेक्चर क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप में जीएमटी रेखा, आईएसटी रेखा और आइडियल रेखा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड या सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चाहे वे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी अपने अक्ष पर घूमते हुए किसी न किसी आकाशीय पिंड का वो परिक्रमा कर रहे हैं। उसी तरह से सौरमंडल में हमारा पृथ्वी भी दो तरह से गतियाँ करता है, जिसमें पहला अक्षीय गति है या उसे घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं, जबकि दूसरा जो गति है वो है परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन इसको कहते हैं, या उसको वृत्तीय गति कहते हैं या ऑर्बिटल गति कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पृथ्वी के बारे में दो तरह की गतियों का अध्ययन आज विस्तृत रूप में करेंगे। जैसा कि देखिए, पृथ्वी का जो पहला गति है वो है घूर्णन गति, जिसको हम एक्सिस मूवमेंट कहते हैं, अक्षीय गति कहते हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और साथ में पश्चिम से पूर्व दिशा में ये परिक्रमा कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, जिसको हम रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति जो है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट एवं 4 सेकंड में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हुए एक चक्कर लगा लेती है, जिसको हम अक्षीय गति कहते हैं, एक्सिस मूवमेंट कहते हैं। एक्सिस मूवमेंट कहते हैं। एक्सिस मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसमें देखिए, पहला जो प्रभाव पड़ता है वह है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होते हैं वहाँ क्या होता है कि दिन होता है, और जो भाग सूर्य के अपोजिट साइड में होता है वहाँ रात होती है। तो पहला प्रभाव हो गया दिन और रात, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, अक्षीय गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और दिन एवं रात। इसके बाद जो दूसरा प्रभाव है, पृथ्वी के घूर्णन गति का जो दूसरा प्रभाव है वह है, देखा जाए तो अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री एवं अपकेंद्री बल। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दो तरह से बल उत्पन्न होते हैं। एक पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ लगते हैं और एक बाह्य भाग की तरफ लगते हैं। जैसे देखिए, जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो बाहर की तरफ बल लग रहा है उसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल कहते हैं, और जो घूर्णन गति के कारण अंदर की तरफ बल लग रहा है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे दो तरह प्रभाव पड़ता है। पहला होता है कि हवाओं में गति उत्पन्न होती है, पवन में गति उत्पन्न होती है। पवन में गति उत्पन्न होती है, जिससे हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं। चूंकि हवाएं जो होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। तो जो विषुवत रेखा की तरफ उत्पन्न हो रहे हैं उसको गर्म हवाएं कहते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र से
हवाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको हम ठंडी हवाएं कहते हैं। तो दो तरह से हवाएं चलती हैं, एक विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और उच्च अक्षांश तरफ, और दूसरा है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ। तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अपकेंद्रीय और अविकेंद्रीय बल के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है। और जबकि दूसरा जो प्रभाव है वो है पृथ्वी पर जो प्लेट है, प्लेटों का संचलन। प्लेटों का संचलन अर्थात पृथ्वी पर पूरे 7 प्लेट हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट है, और उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, पैसिफिक ओशन प्लेट है, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इस तरह से पृथ्वी क्या है कि पूरे 7 बृहद प्लेटों में बटी हुई है, और वो आप देखा जाए तो एक दूसरे दिशा में संचलन करते हैं। तो संचलन में एक कारक जो है पृथ्वी का घूर्णन गति भी है। चूंकि प्लेट टेक्टोनिक यहाँ हम लोग देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं प्लेट के बारे में कि उनका संचलन का एक कारण भी है। जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे प्लेट क्या होता है और प्लेट के संचलन के प्रकार कितने होते हैं, तो उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो यही देख सकते हैं कि 3 प्रभाव जो है पड़ता है, लेकिन इसमें जो है मुख्यतः क्या है, दिन और रात है। दिन और रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के समय जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो भाग अपोजिट साइड में होता है वहां रात होती है। तो यही प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है। यदि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती तो जो भाग पृथ्वी सूर्य के सामने होता है पृथ्वी का, वहां हमेशा दिन होता, और जो भाग अपोजिट साइड में होता वहां हमेशा रात होती। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था। लेकिन पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर घूम रही है, जिससे कोई न कोई भाग सूर्य के सामने हमेशा रहता है, और जिससे दिन और रात का ये चक्र चल रहा है, और ये लगभग जो है 24 घंटे माना जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूर्णन कर लेती है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा गति है पृथ्वी का, वो है पृथ्वी की परिक्रमण या कक्षीय गति। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिवोल्यूशनल या ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखिए, परिक्रमण गति क्या होता है कि परिक्रमा का मतलब ही होता है कि किसी पिंड का चक्कर लगाना, किसी पिंड का चक्कर लगाना या किसी वस्तु का चक्कर लगाना। या जैसे देखिए, लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो मंदिर के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बना रहता है और उसका लोग परिक्रमा करते हैं। तो किसी वस्तु का या किसी पिंड का चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। उसको हम कक्षीय गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो है परिक्रमण गति। चूंकि सौर मंडल के मध्य में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें हमारा पृथ्वी भी है जो सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और जो चक्कर पृथ्वी लगा रही है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष का मतलब होता है कि ये गोलाकार नहीं है बल्कि कैसा है, अंडाकार है। अंडाकार है, गोलाकार नहीं है। इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से कि बीच में देखिए सूर्य है और पृथ्वी देखिए किस तरह से पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इसकी जो अवधि है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा कर लेती है। अर्थात देखा जाए तो जो 6 घंटे हो 365 दिन का एक वर्ष माना जाता है, और जो 6 घंटे होता है वो 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर के रूप में हो जाता है।
तो इस तरह से एक वर्ष में, या इसको हम कह सकते हैं कि वार्षिक गति भी कह सकते हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा एक बार करती है। अब देखिए इससे क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है वो जलवायु या ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए कि पृथ्वी जब परिक्रमा करते हुए बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स अर्थात 21 मार्च को जब सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है, 21 मार्च को जब सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। अर्थात 12 घंटे का दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसको हम बसंत विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब ही होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात जब बराबर की स्थिति में होते हैं तो उसको हम विषुव कहते हैं। फिर इसके बाद मार्च के बाद, जब 21 मार्च के बाद जब सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी विषुवत रेखा के जैसे जैसे उत्तर की तरफ सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जिसके कारण जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वो जब बिंदु पड़ता है तो वहां सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने लगता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है? 21 जून को। मार्च के बाद देख सकते हैं, मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, जून है। तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो इस समय कर्क रेखा पर दिन बड़ा हो जाता है। यहाँ 14 घंटे का दिन हो जाता है। 14 घंटे का दिन हो जाता है। अर्थात देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत पड़ रही है, जिससे यहाँ तापमान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा हो जाता है और जो दिन का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो 23.5 डिग्री पर 14 घंटे का दिन होता है, जबकि 66.5 डिग्री अक्षांश पर 21 जून को ही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 24 घंटे का दिन हो जाता है। 24 घंटे का दिन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नॉर्वे 66.5 डिग्री अक्षांश पर है, तो वहां 21 जून को रात में भी 12 बजे रात में भी देखा जाए तो सूर्य दिखाई देता है, तो जिसके कारण उसे कहते हैं अर्धरात्रि। अर्धरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। तो कारण यही है कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो उस समय उसका जो तिरछापन है वो 66.5 डिग्री अक्षांश पर 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा पड़ता है, और वहां जो है 24 घंटे का दिन हो जाता है। और ध्रुवों पर तो देखा जाए तो 6 महीने का दिन होता है। वो 6 महीने का दिन कब से होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। अर्थात यहाँ
कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अत्यधिक तिरछा हो जाती हैं, और अत्यधिक तिरछा होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश दिखता रहता है, जिसे 6 माह का दिन होता है वहां। अब इसके बाद देखिए पृथ्वी जो है, जब थोड़ा और मूवमेंट परिक्रमा करती है, तो इसमें 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। देखिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी है वो माना गया है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी मानी जाती है। लेकिन 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसको हम अपसौर कहते हैं या हेलियन कहते हैं। अपसौर कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि 4 जुलाई को पृथ्वी पर 6% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में 6% कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है 4 जुलाई को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 6% सौर ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होती है। अब सौर की स्थिति में इस समय जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वो हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। तो अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर पृथ्वी का जो मकर रेखा है वह सूर्य के सामने पड़ता है। पृथ्वी का जो 0 डिग्री का भूमध्य रेखा है वह जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, तो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा फिर सूर्य के सामने पड़ता है, जिससे यहाँ पुनः सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इस समय क्या होता है कि पुनः देखा जाए तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन एवं रात बराबर होती है, अर्थात 12-12 घंटे का दिन और रात हो जाता है। और फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। 22 दिसंबर को, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है और सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात मकर रेखा पर इस समय क्या होता है कि 14 घंटे का दिन होता है। 14 घंटे का दिन होता है, जबकि रातें छोटी हो जाती हैं, तापमान बढ़ जाता है, और जिसके कारण देखा जाए तो अब ध्रुवों पर इस समय यानी कि देखा जाए तो 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। 6 माह का दिन दक्षिणी ध्रुव पर होता है और 6 माह की रात उत्तरी ध्रुव पर होता है।
जब यहाँ दिन होगा तो वहाँ रात होगी। जब उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा तो दक्षिण ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। और जब सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को देखा जाए तो मकर रेखा पर होगा, तो उस समय सबसे छोटा दिन जो होगा वो कहाँ होगा? कर्क रेखा पर होगा। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कर्क रेखा पर होगी। और जबकि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात मकर रेखा पर होगी। तो इसके कारण क्या होता है कि सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है मकर रेखा पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। 22 दिसंबर के बाद जनवरी 3 जनवरी की 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर आ जाती है, अर्थात 3 जनवरी को निकटतम दूरी हो जाती है। तीन जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। इस समय पृथ्वी पर 6% कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 6% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस समय जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो दूरी हो जाती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, अर्थात 50 लाख किलोमीटर दूरी कम हो जाती है उपसौर की स्थिति में। तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, जिसमें पृथ्वी सबसे निकटतम दूरी पर होता है। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी होती है सूर्य से पृथ्वी की। और जबकि 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जिससे पृथ्वी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है सूर्य से। उस समय 6% ऊर्जा की कम प्राप्ति होती है अपसौर की स्थिति में, जबकि उपसौर की स्थिति में 6% अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम लोग आज देखें कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है या घूर्णन गति और परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति के द्वारा ही देखा जाए तो पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो कभी जो है देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु, कभी शीत ऋतु, कभी बसंत ऋतु, कभी शिशिर ऋतु, तो इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं। और जिससे जो है देखा जाए तो इसका प्रभाव देखा जाए तो मानव पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर हानिकारक के रूप में या लाभदायक के रूप में दोनों तरह से प्रभाव डालते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो क्लास है यहीं तक है। धन्यवाद। और जो नेक्स्ट मेरा क्लास रहेगा वो सौर मंडल पर रहेगा और सौर मंडल के बारे में हम लोग विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। जो लोग नए देखा जाए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसको देख सकें। धन्यवाद।